पेन एंड इंक कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर, अगर आप स्केच आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते? मैं लिखने पढ़ने से भी पहले मैं पोर्ट्रेट बनाने लगा था, चित्र बनाने लगा था। 21 साल में मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला। डिज़ाइन मेरी रोज़ी रोटी है जो आर्ट को ज़िंदा रखे हुए है। किताब का फॉरवर्ड पंकज त्रिपाठी जी ने लिखा है। स्केच आर्ट की जो अहमियत है वो बढ़ी है या फिर कम हुई है? हर चीज़ अब पोर्टेबल हो चुकी है ना। नमस्ते, बात रस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग तस्वीरें बनाते हैं और कुछ लोग तस्वीरों के बीच में कहानियां खोजकर वो गढ़ देते हैं। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो पेंसिल से सिर्फ एक आकार नहीं बनाते बल्कि अभिव्यक्ति की आत्मा टच करते हैं, छू लेते हैं उसको। आज आपको जिस शख्सियत से मैं मिलवाने जा रहा हूं वो मेरे लिए बड़े प्रिय भी हैं और बनारस की गलियों का रस लेकर इस समय नेशनल लेवल पर पेंसिल से कुछ ऐसा गढ़ रहे हैं कि उनको रेखाओं का खिलाड़ी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वागत कीजिए हमारे साथ शीतल वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास समय देने के लिए। धन्यवाद दिग्विजय। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया बात करने के लिए और मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ और मेरे पास समय था और बड़ा ये संयोग है, सुखद संयोग है कि आपने इस मौके को मतलब जो आपने मुझे इनवाइट किया, बुलाया बात करने के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो सर इसी के बारे में बात करूंगा। सर की किताब है पेन एंड इंक, ये अभी जस्ट आई हुई है और इस किताब के अंदर आप अगर इस किताब को खोलेंगे, इस किताब के हर पन्ने पर कुछ ऐसा उकेरा गया है मानो वो जीवंत हो गया है। मधुबाला की ये स्केच देखने के बाद ना मुझे फिर से जो है मधुबाला से प्यार हो गया। ये हर पन्ना एक ऐसी कहानी लिए हुए है सर जिसमें बहुत कुछ कहता है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपको कब ऐसा लगा कि रेखाएं ही आपकी भाषा हैं, रेखाओं से ही मुझे दुनिया से बात करनी है? रेखाओं से जो मेरा ताल्लुक़ हुआ वो जब मैं 3 साल का था, जब स्लेट पेंसिल लेकर के मेरे दादाजी कुछ लिखने के लिए कि अक्षर लिखूं, और जब बच्चा एक सीखना शुरू करता है तो मैं लिखने पढ़ने से भी पहले मैं पोर्ट्रेट बनाने लगा था, चित्र बनाने लगा था और पता नहीं कैसे किस तरीके से वो आकृतियां बनने लगी मेरे 3 साल की उम्र से ही। 3 साल की उम्र से। और उस एक साइड में मैं चित्र बना लेता था और जल्दी से उसे छिपा लेता था कि दादाजी की मार न पड़े, और दूसरे साइड में कुछ भी लिख लेता था, जो भी लिखना था, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण जो भी लिखना वो लिखता था। और जैसे ही वो मिट जाता था या हल्का हो जाता था फिर से दोबारा उसको गाढ़ा कर लेता था। तो इस तरीके से एक शुरुआत हुई थी मेरे जीवन की। जो 3 साल की उम्र की जो शुरुआत हुई, 30 साल की आपकी जर्नी, और अब उस जर्नी को आपने इस बुक में जो है यहाँ पे साझा किया। ये बुक कैसे, आप पेन एंड इंक कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरे बहुत सारे साथी हैं कोलकाता में जो आर्टिस्ट हैं और वो हर साल कुछ ना कुछ अपने आर्ट पे किताबें निकालते रहते हैं। जैसे उदय देव कार्टूनिस्ट हैं, राजकमल आइच एक बहुत ही बड़े इन्फोग्राफिस्ट हैं, वो भी किताबें निकालते रहते हैं, ह्यूमर और इस तरीके का इनोवेशन में किताबें निकालते हैं। तो वहीं से प्रेरणा लेकर के मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और लॉकडाउन के समय मैं जो दोबारा से बॉल पेन से पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किया, वो एक तरह से मेरे स्ट्रेस को कम करता है पोर्ट्रेट बनाना। मैं कितना भी 12 घंटे 13 घंटे काम करने के बाद बिज़ी होता हूँ, फिर भी मैं पोर्ट्रेट बना लेता हूँ रात को एक आधा, या कोई घटना हुई तो उसमें भी मैं बना लेता हूँ। तो एक मेरे पास एक अच्छा खासा स्टॉक जमा हो गया। और एक विराट कोहली का मैंने एक बहुत ही बढ़िया बनाया था पोर्ट्रेट, तो उसे मैंने शेयर किया था। और किरण बगाड़े जी बैंगलोर के बहुत ही अच्छे वो हिस्टोरियन हैं और वो आर्ट क्यूरेटर हैं, आर्ट पे लिखते हैं, फिल्मों पे लिखते हैं, स्पोर्ट्स पे लिखते हैं, बहुत ही बड़े
और बहुत उम्दा राइटर हैं और डेली वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। उन्होंने विराट कोहली का वो लाइन आर्ट देखा, पोर्ट्रेट देखा और अपने भतीजे को बोला उन्होंने कि ये देखो, ये आर्ट किसी ने, शीतल वर्मा ने बनाया है मुझे, और शायद ये तुम्हारे टाइम्स ऑफ इंडिया में है। और उनके जो भतीजे हैं वो उस वक्त महाराष्ट्र टाइम्स में ब्रांड मैनेजर थे। तो उन्होंने कहा मामू ये तो शीतल हैं, नवभारत टाइम्स के नेशनल डिज़ाइन हेड हैं और हमारे साथ ही हम लोग काम करते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मुझसे और उस वक्त मैं गोवा में रह रहा था लॉकडाउन के टाइम पे। और वहाँ से फिर जब मैं 1 साल के बाद उनसे बातचीत हुई, फिर 1 साल के बाद मैं बैंगलोर में उनसे मिला। तो फिर मेरी जो मन की थी बात थी और हम लोगों ने कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, कभी हो सकता है कि भविष्य में हम लोग साथ में कुछ किया जाएगा। तो वहीं से इस किताब की नींव पड़ी और फिर 1 साल के बाद ही पिछले साल सितंबर में हम लोगों ने ये बुक लॉन्च किया और इसमें किरण बगाड़ी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस किताब को सर जितने पन्ने हैं, सारे पन्ने ऐसे हैं कि अभी जो है वो मुस्कुराएंगे और ये बोल देंगे, इतना सुंदर बना हुआ है। कभी कोई स्केच ऐसा है सर जो जिसको आपने बनाया हो, बनाते बनाते उस स्केच ने आपको अंदर से तोड़ दिया हो या बदल दिया हो, या कोई एक कहानी जो आपके पास रह गई हो? ऐसा मैं जिस भी कैरेक्टर को डिज़ाइन मतलब बनाता हूँ, बनाने से पहले थोड़ा सा स्टडी करता हूँ। जैसे पंडित रविशंकर जी का जो पोर्ट्रेट आप पहला देखेंगे, पहला पोर्ट्रेट, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि पंडित जी भी बनारस से हैं और मैं भी बनारस से हूँ। और पंडित जी जिस स्कूल में पढ़े हैं, संयोग से मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरा संगीत से बहुत लगाव है। तो और मैं जब पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो वो सुनता रहता हूँ साथ में। तो अगर खां साहब का बना रहा हूँ तो उनकी शहनाई सुनूंगा, पंडित जी का बना रहा हूँ तो उनकी, और उसमें जो आप लाइंस देखेंगे उसमें आपको उसी तरह का आनंद आएगा जो उनकी संगीत में स्वर लहरियों में आता है। मैंने उसी को कोशिश किया है पकड़ने का कि उस तरीके से, और जहाँ पे मुझे लगता है कि पोर्ट्रेट हो गया वहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, मैं उसे पूरा करने का। और ये ऐसा नहीं है कि मैं बस सम पर ला करके छोड़ दिया, ऐसा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। कोई ऐसा स्केच सर, कभी अभी रिसेंटली आप बहुत सारे लोगों से मिले, उनका स्केच आपने उनको दिया, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी प्रतिक्रिया मिली हो जिसने आपको आश्चर्यचकित कर दिया हो, या फिर वो उस प्रतिक्रिया को आप कभी भूल ना पाएं? रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते की बात है, इस किताब का फॉरवर्ड पंकज त्रिपाठी जी ने लिखा है और जिनसे काफ़ी दिनों से मुलाकात करने का था, बात हो रही थी। और पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे दिल्ली में मिलने के लिए कहा भी, लेकिन मैं उस वक्त मसरूफ़ था अपने काम में मुंबई में। तो ऑफिस के काम से मैं मुंबई गया था और जिस नवभारत टाइम्स के 75वें साल के फंक्शन में उनसे मुलाकात हुई और वो दूर से देखते ही मुझे पहचान करके और दोनों हाथ अपने इस तरह बढ़ा करके जब मेरी तरफ आए ना, तो वो क्षण मेरे लिए ना भूलने वाला था कि पंकज जी मुझे देख करके अरे शीतल जी आप, ऐसे करके। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा क्षण था। और उस समय फिर उन्होंने बोला किताब पे, मैंने साइन करके उन्हें दिया किताब, और आगे फिर मिलेंगे भैया ये बोल करके उन्होंने 5 मिनट मुझे दिया था और बोला कि दिल्ली में मिलेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे ये लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए पैसा या शोहरत से ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि कौन उसे कितने टाइम तक याद रखता है और कितने लोग उसके काम को सराहना करते हैं, उसके काम की प्रशंसा करते हैं और उनके काम से उन्हें खुशी मिलती है। वो खुशी देख करके मुझे ज़्यादा खुशी होती है बनिस्बत इसके कि मैं बड़ा नाम कर लूँ या बहुत शोहरत हासिल कर लूँ। कमरे में बैठ के आप जो है, आप अभी हम लोग बात कर रहे थे तब आपने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक आप बैठ के जो है मतलब स्केच बनाए जा रहे हैं, आनंद आ रहा है उसमें। आपके लिए ये आर्ट थेरेपी की तरह है मेरा ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आर्ट थेरेपी पे भी काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में मैं आर्ट थेरेपी पे भी काम शुरू करने वाला हूँ। और ये आपने मेरे दिल की बात कही है।
और शायद गोवा में अभी एक हमने लास्ट ईयर एक प्लान भी किया था दिसंबर के समय, आर्ट थेरेपी पे एक सेशन था। वॉलंटियरली कर रहा था ये काम, लेकिन इंडिगो क्राइसिस की वजह से वो कैंसिल हो गया। तो लेकिन आने वाले टाइम में मैं वो करूँगा, आर्ट थेरेपी जो भी है वो एक, क्योंकि मुझे लगता है ना इस समय बहुत ज़्यादा जो दुनिया है ना, वो बहुत ज़्यादा, जो हमारा समाज है किसी भी फील्ड में हो, उनको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस की ज़रूरत है, बहुत शांति की ज़रूरत है। हर कोई भाग रहा है, कहीं ना कहीं भाग रहा है। हर किसी से आप किसी को बोलेंगे कि 2 मिनट टाइम नहीं है आपसे बैठ करके आराम से बात कर सके, चाय भी पिएगा तो आपके साथ बैठा रहेगा, आपके साथ बात करेगा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और हो रहा होता है भागने के लिए। बहुत सही पकड़ा आपने, बहुत सही पकड़ा है। कायदे से देखा, जब आप न्यूज़ रूम के, जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक लंबा एसोसिएशन है आपका, और बहुत अच्छा वो अनुभव भी बताइए, और साथ में ये भी बताइए ना कि ये न्यूज़ रूम के हिसाब से कोई चीज़ बनाना, उसमें डेडलाइन होती है। मैंने भी काम किया सर आपके साथ में, तो वो जो डेडलाइन होती है ना, वो कहीं ना कहीं चुनौती भी देती है कि भैया इसको जल्दी पूरा करना है, और कहीं ना कहीं आपको अधूरा भी रख देती है कि यार उतना नहीं कर पाया जितना मुझे चाहिए था। और कैसा अनुभव रहा अभी तक का? 30 साल आपके गुजर गए हैं, तो उससे ज़्यादा ही हो रहे हैं वो अपने इस पूरे करियर में। कैसा अनुभव रहा अभी तक का? और ये जो चुनौती है और दूसरी तरफ ये क्रिएटिविटी की भूख है, इसको कैसे जो है, इन दोनों के बीच का सामंजस्य कैसे बनाया जाए? देखिए, एक तो ये जो जितनी भी मेरी जर्नी रही है उसमें मुझे बहुत सारे तरह के लोग मिले, और बहुत मतलब उनमें से ज़्यादातर के साथ मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग रहा। बहुत ही अच्छे एडिटर्स मिले, बहुत ही अच्छी टीम मिली, चाहे वो मेरे सबऑर्डिनेट्स रहे हों डिज़ाइन में, चाहे वो एडिटोरियल में, चाहे वो मुंबई का डीएनए रहा हो, या एचटी रहा हो, या दैनिक भास्कर रहा हो। और हर किसी से जिनके साथ भी मैंने काम किया हूँ, चाहे वो 6 महीने काम किया हूँ, 1 साल, उसमें से कुछ लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डीएनए में मैं लगभग 1 साल काम किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और नवभारत टाइम्स में मैं काफ़ी टाइम रहा, अभी भी हूँ, और उसमें भी हर कोई है जो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहा। जहाँ तक इसका सवाल है कि प्रेशर और डेडलाइन का, तो ये हर जगह है और हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर समय उस डिमांड है कि किस तरीके से आप उन चैलेंजेस को कैसे आप पाते हैं, अपने आप को, अपने काम को करते हैं। तो उसमें मेरा ये रहता है ना कि जो प्रेशर आपको ऑफिस में लगता है, वर्क स्टेशन पे, वर्क एनवायरनमेंट में, उस प्रेशर के लिए आपको पहले से बहुत सारी तैयारियां करनी चाहिए। उसके अलावा भी सिर्फ आप 24 घंटा काम 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 आप सोच रहे हो ना, तो आपके परफॉर्मेंस पे भी असर करने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसमें फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत है। आपका फिज़िकल फिटनेस ठीक रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, तभी आप उस परफॉर्मेंस को, आप डेडलाइन को मीट कर पाओगे। और मेरा ऐसा मानना है, लॉकडाउन के बाद से मैंने इस पे बहुत काम किया, और लोगों को प्रेरित भी करता हूँ कि आप अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे दोनों पे काम करो, तो आप इस प्रेशर को झेल पाओगे, आराम से झेल पाओगे। कोई डेडलाइन ऐसा नहीं है जिसको आप मीट नहीं कर सकते हो। जो एआई आया है सर, जो डिजिटल वर्ड आया है, इसके बाद से ही स्केच आर्ट की जो अहमियत है वो आपके हिसाब से क्या है, बढ़ी है या फिर कम हुई है? देखिए, एआई ना, दोनों, एआई एक बहुत बड़ा चीज़ है। एआई एक तरह से देखा जाए तो इसके हर बात के 2 पहलू होते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स। तो जैसे वॉशिंग मशीन जब आया तो हम हाथ से कपड़े धुलने बंद कर दिए। ट्रेडमिल आया तो लोग बाहर जाना बंद कर दिए, दौड़ना बंद कर दिए। हर चीज़ अब पोर्टेबल हो चुकी है ना। आपको जिम है तो घर के अंदर आ गए। तो उससे क्या हुआ, जो हमारा ये सुविधाएं हैं एक तरह से देखा जाए तो, अब आपका दिमाग जो है, ब्रेन जो है, कितना सोचता था पहले। मैं जब कॉलेज में था तब गूगल वगैरह कुछ नहीं था। मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में जा करके, जो एशिया का आई थिंक सबसे बड़ा लाइब्रेरी है BHU, उसके अंदर मैं
अमेरिकन जर्नल, यूरोपियन जर्नल उठा उठा करके उनके आर्ट देखता था और 6-6 घंटे उसमें धूल भरी किताबों में चीज़ों को स्टडी करता था, टाइपोग्राफी पढ़ता था, फोटोग्राफी देखता था, बहुत सारा स्टडी करता था। कोई उस समय कुछ भी नहीं था और हेल्प तो टीचर्स की थी ही, सीनियर्स की भी थी हेल्प, लेकिन गूगल जैसा कुछ भी नहीं था और मोबाइल भी नहीं था। तो हम लोगों के लिए संसार एकदम खुला हुआ था। हम लोग प्रकृति से सीखते थे, आउटडोर स्केचिंग करते थे, घाट पे स्केचिंग करते थे। अब जब एआई आया है ना, तो एआई आने से क्या हुआ, आप हर चीज़ को आप सोचने का काम बंद कर दे रहे हो। बेसिकली वो अपना इंटेलिजेंस आप कम कर रहे हो, आप दूसरे कंप्यूटर के इंटेलिजेंस पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि आप यूज़ करिए एआई, लेकिन अपने इंटेलिजेंस को भी शार्प करते रहिए। एग्जैक्टली। अगर जो इस समय जो नई पीढ़ी है जो आ रही है शीतल सर, वो लोग आर्टिस्ट, बतौर आर्टिस्ट अगर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, कुछ अपना हस्ताक्षर छोड़ना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा होमवर्क करके आना चाहिए? एक तो आपने बता दिया कि एआई यूज़ कीजिए, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को रखिए। जी जी, देखिए, एक तो है कि स्किल, अपने स्किल को शार्प रखना चाहिए कि कभी आपका अगर एआई, तो आपने प्रॉम्प्ट डाल दिया, वो आपको बना देगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, चाहे वो अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए, एनहांस करने के लिए, बेटर लिविंग की हूँ, या फिर वो किसी की ऑटोबायोग्राफी हो, वो पढ़ता हूँ। और ओटीटी पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ और टीवी नहीं देखता हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स देखता हूँ। और बाकी मैं जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं उनसे यही कहता हूँ कि स्केच करो, स्टडी करो, और अगर आपके हाथ में स्किल नहीं है, वो ड्राइंग का स्किल नहीं है, तो भी आप कुछ ना कुछ बनाते रहो। क्योंकि जब आप उसको उतारते हो ना कागज़ पे या पेन पे या किसी भी मीडियम पे, आईपैड पे, अब तो आईपैड इतना अच्छा वो हो गया है कि मैं भी ट्रैवलिंग में आईपैड यूज़ करता हूँ। आईपैड में आप जब, या किसी भी पेपर पे आप जब उतारते हो ना, तो आपका मस्तिष्क एक तरह से वो, उसमें ऑयलिंग हो रहा होता है, उसकी मशीनरी में ऑयलिंग हो रही होती है। वो चीज़ें जो आप लिखते हो, बनाते हो, जब आप किसी से बात करते समय कुछ नोट करते रहते हो, तो वो चीज़ विजुअली ट्रांसफॉर्म होकर के डॉक्यूमेंट हो रहा होता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है करते रहना। अचानक एक सवाल याद आया, कभी ऐसा हुआ है कि आपके अंदर का कोई दुख हो या कोई डर हो या दर्द हो, उसको आपने उतारा हो और उतारते उतारते आपके आंसू आंसू निकलने लगे? हाँ, एक मतलब कभी ऐसा बहुत बार हुआ है। बनारस में जिस गलियों से निकला हूँ, वो बहुत ही मतलब उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा याद नहीं करता हूँ पास्ट को, क्योंकि वहाँ से निकल करके यहाँ तक नेशनल डिज़ाइन हेड के लेवल तक आना ही, उस तरह की कहानियाँ देश में लाखों लोगों के पास हैं। लेकिन मेरा जो अपना तकलीफ़ था, वो दुख था, वो कभी एक, जैसे इनका एक पोर्ट्रेट आप देखेंगे, कोई मैं दिखाता हूँ आपको, ज़ोहरा सहगल जी का जो पोर्ट्रेट आप देखेंगे, तो उनकी जो सिलवटें हैं, उनकी जो झुर्रियाँ हैं, इसमें ना मुझे वो उन्होंने अपने जो जीवन में पेन जो झेला होगा, या जो दर्द है उनकी जो कला में, वो सारा, वो मुझे लगता है बहुत हद तक मुझे अपने आप से वो जुड़ाव महसूस कराता है। बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर। इनकी आंखों का नटखट जो अंदाज है, वो भी आपने बहुत सुंदरता के साथ पकड़ा है। सर, अगर आप स्केच आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते? ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि मैं आर्टिस्ट नहीं होता तो क्या होता, मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये मतलब आर्ट से ही जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ कर रहा होता, या फिर मेरे ख्याल से मैं शायद कुछ तबला प्लेयर बनता, जैसे बनारस में कुछ संगीत सीखते हैं। मेरी माताजी चाहती थी कि मैं सितार सीखूं, वो मेरे अंदर कुछ आया नहीं संगीत का। हाँ, मैं श्रोता अच्छा हूँ, सुनता हूँ धैर्यपूर्वक, और बनारस में मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को लाइव सुना है। खां साहब को सुना है, बिस्मिल्लाह खां साहब को सुना है, और
पंडित जी को सुना है बचपन में। बनारस की सुबह के बारे में लोग बहुत बोलते हैं, कहते हैं आप तो बनारस की सुबह को आपने घोला है, अपनी आत्मा में बसाया है। कुछ अपनी सुबह वाली यादें बताएंगे बनारस में, जो आपकी सुबह, कोई ऐसी याद जो आपके साथ में हो जो बनारस की, और उसको स्केच करने में किया है आपने उसको स्केच मेरे जो बनारस के जो सब बनारस की जो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन आर्ट से जुड़ी हुई एक याद है। जब मैं शायद 10-12 साल का रहा होऊंगा, तो पांडे घाट है वहाँ पे एक, वहाँ से बैठ करके आप जब देखेंगे तो अर्धवृत्ताकार जो बनारस दिखता है वहाँ से राजघाट तक का, दरभंगा घाट होते हुए जो आइकॉनिक वो 3 टावर दिखाई देते हैं दरभंगा घाट के। और वहाँ पे मैंने 2 विदेशी आर्टिस्ट को देखा था, और बड़े फुल सीट पे जो वो वाटर कलर कर रहे थे। तो वहाँ पे मैं हाफ पैंट पहना हुआ और शर्ट पहना हुआ, सांवला सा, दुबला सा, एकदम कमज़ोर सा लड़का, और खड़े होकर के उनके बगल में देख रहा था। 3-4 घंटे तक मैंने उनको पूरा कंप्लीट करते हुए वाटर कलर देखा, और मुझे कहीं ना कहीं वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मुझे क्या, मैं भी इस तरीके का बना सकता हूँ। और बाकी सारे लड़के खेलते रहते हैं इधर उधर, मैं खड़े होकर के घंटों उन आर्टिस्ट को देखता रहता था, और उन आर्टिस्ट के साथ मतलब आंखों ही आंखों में वो देखते थे, स्माइल करते थे मुझे कि ये बच्चा बड़ी मतलब शिद्दत के साथ देख रहा है, इसको कितनी क्यूरियोसिटी है। वो मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग था बचपन में। और फिर दुर्गा पूजा में या सरस्वती पूजा में कुछ आर्ट कंपटीशन होता था तो मम्मी भेज देती थी मुझे, तो वहाँ से कुछ प्राइज़ जीत के ले आया, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती थी। अगर बनारस को आपको पिक्चराइज करना, पेंट करना है, शक्ल देनी है, तो उसकी आंखें कैसी होंगी सर बनारस की? देखिए, बनारस की जो आंखें होंगी ना, वो बहुत स्पिरिचुअल होंगी, आध्यात्मिक होंगी, और आध्यात्मिक होंगी, साथ ही उसमें बहुत सारी, जो आप अगर बोलेंगे कि कलाकार और इन सब से जुड़ी हुई होंगी, संगीत हो गया हो। एग्जैक्टली मुझे लगता है सर बनारस ऐसी जगह है जो सिर्फ आपको देखना नहीं सिखाता, बल्कि आपको आत्मा को छूना भी सिखा देता। बिल्कुल बिल्कुल। शायद वो कृषिकाय सा दुबला पतला लड़का, आपकी आत्मा को उस पेंटिंग्स ने टच किया, और उसके बाद फिर आपकी दशा और दिशा दोनों बदली। बिल्कुल, यही बनारस की खूबसूरती है। ये मैं खुद पर्सनली भी महसूस करता हूँ। आपको कई बार बनारस में विश्वनाथ मंदिर के अंदर उतनी शांति, उतना आनंद नहीं आएगा जितना अगर आप जो है बनारस के बाहर आ गए, किसी घाट पे कोने में बैठ गए, या घाट पार करके उधर वो जो घाट उस तरफ है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ जाके बैठ गए, लहरों को देखते रहे, तो एक अद्भुत आनंद है उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें भी समय का भी पता नहीं चलता कितने घंटे गए। ये अभी मतलब कई बार ऐसा महसूस होता है आपको कि बनारस छोड़ने के बाद, मतलब जाते तो रहते ही आप, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कहीं किसी कोने में बैठे हो आप, कुछ कर रहे हो, अचानक आपको लगा हो कि काश बनारस में होता तो क्या मज़ा था इस समय? ये तो हर समय अक्सर होता है मेरे साथ। मुझे बचपन की एक चीज़ याद है, और कि मैं नदियों के किनारे बैठ करके ना सोचा करता था, बैठ करके कि कब मतलब जीवन का अर्थ क्या है, अपने आप से पूछता रहता था कि मतलब मैं अक्सर बचपन से ही पूछता रहता हूँ अपने आप से सवाल कि आखिर मैं अपने शरीर में ही मेरी आत्मा क्यों है, मैं कहीं और क्यों ना हुआ, और ये शरीर जो मेरा है इसका अर्थ क्या है, इसके पार क्या है, और इसका असली मकसद क्या है, मेरे जीवन का असली मकसद क्या है, और क्या मैं इसी तरह घुट घुट करके जीने के लिए बना हूँ बनारस में गलियों में, या कहीं और मेरा जीवन है। तो वो जो नदियों किनारे में बैठ करके, वो उस समय ओशो बहुत पढ़ता था, और बैठ करके मतलब 16-17 साल की उम्र में मतलब ये सब इतना ज़्यादा फिलोसफिकल बातें सोचने लगा ना, तो मम्मी को डर भी लगता था कि कहीं पागल नहीं हो जाएगा। तो अच्छी बात ये रही कि कॉलेज में आ गया, आर्ट कॉलेज में दाखिला बहुत कम उम्र में मिल गया मुझे, 16 साल की उम्र में, और फिर उसके बाद 21 साल में मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला।
लोगो डिज़ाइन में। तो दुनिया फिर मुझे लगा कि नहीं चलो कुछ करते रहो, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो मतलब आपको पहचान मिलेगी। एग्जैक्टली सर, आपकी यात्रा ना सर, मैंने ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को पेशा बनाना चाहते हैं। ये अपने आप में ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लोगों को देखा या फिर मैंने देखा कि सब लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं, सब लोग डिग्री ले रहे हैं, सब लोग एमबीए कर रहे हैं, तो मुझे भी ये करना चाहिए जिससे पैसा मिल जाए, जिससे ये मिल जाए। आपने वो जुनून चुना जिसने आपको अंदर से आवाज़ दी, और फिर आपने उसको जीने का, मतलब आपको भी और आपके परिवार को भी साधुवाद कि उन्होंने आपको वो जीने दिया। और फिर वो ये जो नई पीढ़ी है जो 30 सेकंड वाली है, इंस्टाग्राम पे भी 30 सेकंड रुकने में भी आदमी को दर्द होता है। 4 रील देखने के बाद 5वें रील पे आपको याद ही नहीं है कि कहाँ से शुरू किए थे। तो ये 30 सेकंड वाली रील्स को अगर आपको बताना हो, क्योंकि आप जो काम करते हैं वो बेसिकली रेखाओं के बीच में शायद कुछ कहानियां हैं, उसको उकेरना है। उसमें बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ही आत्मीयता चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा जो है गहनता चाहिए कि उसमें घुसकर काम करना है। ऐसे में जो नई पीढ़ी है, जो ये रील वाली पीढ़ी है, जो जिनको जो है जेनजी बोला जा रहा है, अगर इनमें से कोई आप जैसा कुछ करना चाह रहा है तो क्या होमवर्क करके आना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा मैं जेन जी तक तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस जेन जी के लिए भी बोलूँगा, लेकिन उससे भी पहले के जो मेरे बाद की जो पीढ़ी है या जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं या जो डिज़ाइनर हैं, मैं देखिए 2 या 3 चीज़ों को के साथ चल रहा हूँ। एक तो आर्ट है पैरेलल जो मेरा चल रहा है, एक है डिज़ाइन जो एज ए डिज़ाइनर मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। तो आर्ट कहीं ना कहीं डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करता है। और डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन मेरी रोज़ी रोटी है जो आर्ट को ज़िंदा रखे हुए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब मेरे बाद के भी जो लोग हैं, जो आर्ट कॉलेज से भी हैं या जो नॉन आर्ट कॉलेज के जो डिज़ाइनर्स हैं, जो बेसिकली पब्लिशिंग में डिज़ाइनर हैं या एडवर्टाइजिंग में डिज़ाइनर हैं, उन लोगों को ये ज़रूर समझना चाहिए कि ठीक है एआई आ गया है, लेकिन आपका जो ज्ञान है ना वो नेचर से आएगा, वो स्टडी करके आएगा। और अब क्या है ना कि अब लोग अपने टीचर को, अपने मेंटोर को सीरियसली नहीं लेते हैं, उनकी कही हुई बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, कि अगर उससे क्वेश्चन नहीं करते हैं। अगर मैंने किसी को बताया कि भाई ये फलाना चीज़ यूज़ करो, ये टेम्पलेट यूज़ करो, या ये जो आप कर रहे हो ये मत करो, तो वो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता है कि आपने इसे करने के लिए कहा तो क्यों कहा, आपने करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, या ये टेम्पलेट जो दे रहे हैं या ये कलर्स बता रहे हैं इसका रीज़न क्या है। एआई के साथ हम कैसे चलें कि वो हमारी सुविधा बने, असुविधा ना बने, वो उसके साथ कैसे तालमेल बिठाएं। तो इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं करता है। आपको सीनियर्स से, अपने मेंटोर्स से, अपने गुरु के साथ जो होता था ना पहले, गुरु शिष्य परंपरा या कुछ, जिससे मैंने जहाँ भी मिला उस मतलब दिल्ली आने के बाद मैंने देखा कि जो लोगों को नौकरी दिला रहा है या जो गुरु की तरह जो होना चाहिए, लोग उसी को पीछे गालियाँ दे रहे हैं, उसी की बुराई कर रहे हैं। जो सिखा रहा है उनको बता रहा है कि भाई ऐसे कर तो तेरा कैरियर बनेगा। तो वहाँ मुझे बड़ा वो चीज़ खटकता है, और अब मैं धीरे धीरे करके मैंने वो चीज़ बताना भी बंद कर दिया कि भाई जो तुम्हें, क्योंकि अगर आप किसी को सिखाते हो ना, तो बनारस में बोलते हैं लोग हमें सिखाइबा तू तो वो वही चीज़ है कि मतलब हम तो सर्वज्ञानी हो गए हैं, हमें आप मत सिखाओ। तो उसके सामने मैं अपने आप में चला जाता हूँ और ठीक था, जहाँ पे जिसको ज़रूरत होगी उसी को बताओ और बाकी अपना काम करते रहो। मिनिमलिज्म में चले गए हैं सर आप, अपने शब्दों के साथ भी और अपने निजी जीवन में भी और आध्यात्मिकता में भी। बनारस में एक और कहावत है सर कि जिंदगी भर बिछौबे करबा तो सुतबा कब, है ना, कि मतलब जिंदगी भर आदमी दौड़ रहा है, यार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये वाला बंगला, इसमें एक और तल्ला बनेगा, ये करेंगे वो करेंगे, जिंदगी भर बिछौबे करबा सुतबा कब। अब आप
बहुत सारी चीज़ों को किनारे करते जा रहे हैं। हम लोगों की बातचीत में ये बात निकल कर आई है। मैं ये जानना चाहता हूँ तब के ये अंतर कैसे आता है, मतलब ये स्वभाव में ये अंतर कैसे आता है, क्योंकि इसको लाने में बहुत ज़्यादा जो है, एक तो आपको समाज से अलग चलना पड़ेगा, विचारधाराओं का जो है आपका मिलन नहीं होगा, बहुत सारे विचारधाराएं टकराएंगी आपसे कि ये क्या तरीका है, ऐसे कैसे आप ये कर रहे हैं, और उसके अलावा आपकी अपनी अंतर्द्वंद में अपनी भी एक लड़ाई होती है, उस पर विजय पाना कि भाई मैं ऐसे करूँगा भैया क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए सही लग रही है। सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि आपके परिवार आपकी विचारों को कितना महत्व दे रहा है, वो एक बहुत बड़ी मतलब वो है आपके लिए। तो ब्लेसिंग तो है ही है। मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, मेरा भाई मेरे साथ रहता है, उसकी वाइफ, तो हम लोग अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम लोगों का इतना बहुत ज़्यादा संवाद नहीं होता है मेरे भाई के साथ, लेकिन जब भी होता है वो मतलब एकदम लक्ष्मण की तरह खड़ा रहता है मेरे लिए, और भैया क्या करना है, भैया क्या करना है, ये बस उसको इशारा मिलता है। और उसके अलावा जो वाइफ है उसने तो मतलब जब मैंने बोला कि नहीं यार, बचपन में हम लोगों का था ना बनारस में कि लग्जरी गाड़ी में क्या है कि होंडा सिटी हो जाएगा तो वो जीवन का मतलब उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं है। हम लोग मर्सिडीज़ और ये सब सोचते भी नहीं थे, लेकिन वो भी चला लिया, गाड़ी सारा कुछ कर लिया, तो ये लगा कि नहीं यार, अब मतलब दिल्ली में गाड़ी रखना, चलाना, पार्किंग करना और ट्रैफिक में फंसे रहना, उसमें एक चिड़चिड़ापन आने लगा था स्वभाव में। और जो आदमी गाली नहीं दिया हो कभी भी, बनारस जैसी जगह पे रह कर के गाली नहीं दिया हो, वो दिल्ली आकर के गालियाँ सीखने लगे और उस तरीके का लैंग्वेज यूज़ करने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे व्यक्तित्व के अगेंस्ट है, और मैंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे मैंने कहा नहीं, ये गाड़ी मैं बेच रहा हूँ और मैं ओला उबर से ही चलूँगा या ये करूँगा। और सबने मेरा साथ दिया, परिवार ने, कि नहीं, शुरू में थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ, अरे गाड़ी होता तो चले जाते फट से, ये होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि माँ को, उनको किसी पंडित जी ने बचपन में मेरे बताया था कि बिटिया चिंता मत करो, ये तुम्हें अपनी गाड़ी में घुमाएगा, तो उनको मैंने घुमा दिया भरपूर। तो ये कहानी सर वापस आ रही है पेन एंड इंक पे। इसमें जितने भी पोर्ट्रेट हैं, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इन सारे पोर्ट्रेट्स में सबसे ज़्यादा आपको जो है पसंदीदा कौन सा है और क्यों? इसमें मैं अगर जो है अपने जितने भी दोस्त हैं, हमारे जो साथी हैं जो देख रहे हैं, मैं उनको अगर बताना चाहूँ तो इसमें कुछ नाम जो है यहाँ पे करीब मुझे लगता है कि 119 पोर्ट्रेट हैं। नहीं, 50 हैं इसमें। 50 पोर्ट्रेट हैं, हाँ 50 पोर्ट्रेट हैं। और उन 50 पोर्ट्रेट में पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर, AR रहमान, जाकिर हुसैन, राशिद खान जी, जगजीत सिंह, आशा भोसले, ये लिस्ट बड़ी लंबी है, बहुत ही लंबी। आपके सबसे दिल के करीब अगर कोई एक तस्वीर में पूछ, देखिए, जो सबसे पसंदीदा जो कलाकार हैं वो पंकज जी हैं, नो डाउट। वैसे तो संगीत में सभी हैं, चाहे वो लता मंगेशकर जी का हो या फिर पंडित जी का हो या बिस्मिल्लाह खां साहब का हो, जिनको मैंने 3-4 बार लाइव सुना है। लेकिन पंकज त्रिपाठी जी का मैं सोचता हूँ ना कि उनका जितना पोर्ट्रेट मैं बनाऊँ ना कम होगा। मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर रोज़ उनका एक पोर्ट्रेट बना करके दूँ और जितने तरह के वो कैरेक्टर करते हैं ना, वो मतलब अद्भुत होता है। और उनके भाव को पकड़ना, उनको रेखाओं में उतारना, ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है। और फॉरवर्ड भी उन्होंने लिखा है इस किताब का, उस पे एक पहला पोर्ट्रेट जो बनाया था मैंने उनका, वो भी उन्होंने मतलब उसी को देख करके फेसबुक में हम लोग, इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं और फिर वो हर काम को मेरे देखते हैं, सराहना करते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस किताब के रूप में आई है। जीवन में दोस्त कितने ज़रूरी हैं सर? देखिए, दोस्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोस्त उतने ही ज़रूरी हैं कि
जैसे होता है ना कि आप जीवन में मतलब किसी बिछौने पे आप सोने जा रहे हो ना, तो मतलब आपको नींद नहीं आ रहा है, बड़ा असहज हो कि यार ये पलंग जो है ज़रा सा मुझे तकलीफ़ दे रहा है, इसका गद्दा सही नहीं है, ये नहीं सही है। लेकिन अचानक से आपको ये बड़ा अच्छा सा तकिया मिल जाता है, कुशन मिल जाता है, जिस पे आप सिर रख देते हो और बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। तो मेरे लाइफ में दोस्त वैसे ही हैं कि आप कितने भी कष्ट में हो ना, तो वो एक कुशन का काम करता है आपके लिए, और आप उस पे हाथ रख करके और ऐसे सो जाते हो। तो दोस्त वैसा ही होता है बिल्कुल। और आप जब तकलीफ़ में हो, आपके आंसुओं को गिरने ना दे, संभाल ले। क्या बात है। अब आगे क्या, शीतल वर्मा आगे क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में बुन रहे हैं? ये पेन एंड इंक आ गया है, इसके आगे करियर अपने विचारों से, अपनी रेखाओं से? आगे का मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ। हो सकता है इसका दूसरा संस्करण, दूसरा पार्ट भी आ जाए। जैसे मेरे पास तो इतने सारे पोर्ट्रेट हैं कि मैं इसके 10 पार्ट भी निकाल सकता हूँ। और देखता हूँ कि अगर दूसरा पार्ट भी इस साल या अगले साल, जब तक वो हो। और ऐसा ही है जीवन तो, मतलब मैं कुछ भी प्लान नहीं करता हूँ कि हाँ अभी ये करना है, वो करना है। हाँ, आर्ट में मैं थोड़ा और एग्रेसिवली काम करने जा रहा हूँ, और पेंटिंग की तरफ, एक्रिलिक, थोड़ा इंटीरियर भी मैंने बीच में 1-2 काम किया, तो उसमें भी काम करना चाहता हूँ। क्योंकि चूँकि मेरा ऑफिस के इतने सारे कमिटमेंट रहते हैं रेगुलर, ये तो उसमें टाइम निकालना मेरे लिए थोड़ा सा वो होता है, चैलेंजिंग होता है। पर फिट रखता हूँ इसलिए क्योंकि मैं 12-13 घंटे काम कर सकूँ। नहीं, लेकिन फिटनेस पे भी मैं आपसे बात करूंगा सर। आप चलिए अपनी उम्र मत बताइएगा, लेकिन दाढ़ी और मूंछों को देखते हुए, वो जो ताव है वो देखते हुए आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो भी देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा फिट हैं। मतलब हम जो जनरेशन ये कहती है ना कि फटाफट यार सब कुछ चाहिए, लेकिन सब कुछ चाहने के पीछे अपनी फिटनेस को बर्बाद कर रखते हैं लोग ना, उसके लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप सारी चीज़ों को जो है एकदम व्यवस्थित रूप से लेके चल रहे हैं, और माशाल्लाह नज़र न लगे आपकी फिटनेस भी बहुत शानदार है। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। 2008-9 में जब मैं डीएनए में था, तो चूँकि बताया मैंने आपको, बचपन में बहुत ही दुबला पतला और ये था। जब मेरी आर्ट की प्रॉपर कॉलेज की जर्नी शुरू हुई, और उसके साथ ही मैं फ्रीलांस भी करता था घर चलाने के लिए, और ये सब अपने आप को सर्वाइवल के लिए जी। और तो वहाँ पे मैं कंटिन्यूअस एक फ्लैट मेज पे काम करता था। तब उतना दिमाग नहीं था कि नहीं, आपको कुर्सी भी सही होनी चाहिए, एक लकड़ी की कुर्सी और एक लकड़ी का मेज बेसिक था, उस पर मैं डिज़ाइन बनाता था। और उसकी वजह से मुझे स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ, लोअर स्पाइन में। और जब मैं छुट्टी के बाद दिल्ली में ही रहता था पूरा परिवार, और मुंबई में अकेले रहता था, नवी मुंबई में, तो वहाँ जब मैं पहुँचा हूँ घर पे और बैग रखा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं उठ नहीं पाऊँगा, लेट जाऊँ। और फ़ोन किया मैंने ऑफिस कि मैं हिलने डुलने में मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। लेटे ही लेटे मैंने टिकट बुक किया और वापस रात की फ़्लाइट से दिल्ली चला आया। 15 दिन मैं बिस्तर पे था, और उस 15 दिन में लगा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, और परिवार का सबकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो वो मेरे लिए उस स्थिति से निकलना, उस चैलेंज से पार पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं था। मैंने उससे ओवरकम किया, योगा किया, होम्योपैथिक दवाई, शुरू में मुझे थोड़ा एलोपैथिक दवा भी लेना पड़ा, जिससे मैं ठीक हुआ। फिर मैंने अपने सेहत पे ध्यान देना शुरू किया, और जो भी पुशअप पुलअप वो मैं रेगुलर करने लगा। और स्पाइन को देखते हुए मैंने ज़्यादा वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देने से अच्छा मैंने फिटनेस पे ध्यान रखा कि आपका कोर जो है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, और बैठने का जो आपका ऑफिस में बैठने का तरीका है, स्टैंस है चलने के लिए। और फिर मैंने
10 किलोमीटर मैराथन वगैरह में भी 2-3 बार पार्टिसिपेट किया। और खाने पीने पे मेरा शुरू से ही बहुत कंट्रोल रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स मैं बिल्कुल नहीं पीता हूँ और जंक फूड एकदम नहीं खाता हूँ। घर में बन गया कुछ चाट वगैरह तो बनारस का तो वो खा लेता हूँ। पिज़्ज़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ। तो मेरा खाने वगैरह का तो बहुत ही है। हाँ, बनारस पहुँचा हूँ तो मिठाई ज़रूर खा लेता हूँ, कचौड़ी वगैरह का दिन का। बनारस में क्या क्या चीज़ें सर खाने में आपको बहुत पसंद है? वो तो बहुत लंबा लिस्ट है। मलाइयो इस बार गया तो ठंड में तो मलाइयो से शुरू किया। दही का छेने का दही बड़ा, और दही तो मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, रबड़ी, मलाई। मिठाइयों का तो मतलब अनगिनत प्रकार है बनारस में। मतलब हम सर एक चीज़ चलते चलते दो तीन चीज़ें नॉर्मली हम पूछना चाहेंगे, मतलब ऐसे ही कि अभी छुट्टी उट्टी बिताने का मौका मिले कि भाई अब बहुत हुआ, आनंद लेना, छुट्टी बितानी है, कौन सी जगह है जहाँ पे आपको लगे बस ये यहाँ पहुँच जाए, आनंद से जो है? देखिए, अब छुट्टी के लिए तो मेरा पिछले 10-15 साल से गोवा ही रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन अब मैं गोवा में भी अब भीड़ बहुत हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब केरला एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब बारिश ना हो रही हो तो केरला आप जा सकते हैं। केरला बहुत अच्छा है। और दूसरा जो मेरे इस साल के बकेट लिस्ट में है वो है सिक्किम और मेघालय। तो ये मेरा, मुझे लगता है सिक्किम मेघालय की बहुत सुंदर स्केचेस आपके पास बहुत जल्दी आने वाली हैं। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा जो है। जी सर, बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट रेखाओं से जो है ना, वो हमको वो आज जब मैं आपका पॉडकास्ट करने आ रहा था तो मुझे वो जगजीत सिंह की गज़ल याद आ रही थी कि रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। तो वो वहीं से मैंने वो लाइनें मुझे इसलिए याद आई क्योंकि मैं रेखाओं के बीच में आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा था और मैंने सोचा इसका नाम क्या रख सकते हैं। तो मुझे नाम, आप मतलब नॉर्मली पॉडकास्ट करने के बाद आदमी सोचता रहता है, मैं शुरुआत में ही मेरे को लगा कि ये रेखाओं के खिलाड़ी हैं। तो इसलिए हमने ये सोच के ही इसको जो है शुरुआत की थी कि हमें जानना था कि इन रेखाओं के बीच की कहानियों को जो बुना जाता है, कैसे बुना जाता है और किस तरीके से चीज़ों को ले जाया जाता है। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा, इतना बढ़िया जो है और खुलकर बात करने के लिए। बनारस के लहजे में, उसकी स्टाइल में कहल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। आप आइन और आपके वजह से जो है ये प्रोग्राम, ये पॉडकास्ट बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए दिग्विजय, और बहुत शुभकामनाएं। बहुत तरक्की करो और नाम रोशन करो इसी तरह। महादेव जो है अपना कल्याण करे। हर हर महादेव। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू।